आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं ब्याज के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ब्याज के दो प्रकार होते हैं, एक शुद्ध ब्याज और एक सकल ब्याज। तो शुद्ध ब्याज से मतलब क्या होता है? विशुद्ध ब्याज या शुद्ध रूप से ब्याज हम कहें तो विशुद्ध रूप से केवल पूंजी के उपयोग के लिए किए गए भुगतान को शुद्ध ब्याज माना जाता है। तो ये जो भुगतान है शुद्ध ब्याज, इसका मतलब ये है कि जो आपने पूंजी उपयोग करा है उससे उत्पादकता में जो वृद्धि हुई है, यानी कि पूंजी का उत्पादकता में वृद्धि करने वाला उपयोग जो होगा उसकी वजह से जो भुगतान उसको मिलना चाहिए उसको हम कहेंगे शुद्ध ब्याज। तो पूंजी के उपयोग के लिए केवल और केवल पूंजी का उपयोग किया आपने, उसके लिए जो भुगतान ब्याज के रूप में मिलना चाहिए उसको शुद्ध ब्याज कहा जाता है। प्रोफेसर चैपमैन कहते हैं कि शुद्ध ब्याज पूंजी की उस ऋण का भुगतान है जब कोई जोखिम न हो, बचत करने में शामिल असुविधा के अलावा कोई असुविधा नहीं हो और ऋणदाता द्वारा कोई काम नहीं किया जाता हो। तो ये हो गया एक, जो छोटा मान लीजिए कोई व्यापारी है और वो ऐसे आदमी को उधार दे रहा है जिसके पास में पैसा बहुत है और उसको डूबने की संभावना भी नहीं है, यानी कि कोई जोखिम भी नहीं ले रहा है, साथ में ही वो कोई लिखा पढ़ी और हिसाब किताब का भी खर्चा नहीं है और केवल बचत का असुविधा ही है उसमें कि भाई वो अपना खर्चा कम कर रहा है। तो इस तरह का जो ब्याज मिलता है उसको हम शुद्ध ब्याज कहेंगे। इस जो शुद्ध ब्याज होता है उसमें जोखिम का भुगतान शामिल नहीं होता है, ना ही मैनेजमेंट की कॉस्ट शामिल होती है। इसी के साथ प्रोफेसर मार्शल ने भी शुद्ध ब्याज के लिए कहा है कि शुद्ध ब्याज केवल पूंजी की कमाई है और केवल इंतजार करने का इनाम है, यानी कि ये पूंजी का प्रतिफल है या केवल वेटिंग या इंतजार जो कर रहा है, यानी कि जिसको पैसा उधार दिया है जब वो लौटाएगा तब भी वो उस पैसे को खर्च कर सकता है मालिक। तो इस दौरान जो वेट किया है उसने, उसका प्रतिफल के रूप में इसको आप शुद्ध ब्याज को मान सकते हैं। तो शुद्ध ब्याज जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसकी सूत्र दे रखा है, सकल ब्याज माइनस जोखिम के लिए भुगतान व असुविधा के लिए भुगतान और साख प्रबंधन की लागत। तो जो सकल ब्याज होगा उसमें से जब आप जोखिम के लिए भुगतान माइनस कर देंगे, असुविधा के लिए भुगतान माइनस कर देंगे और साख प्रबंधन की लागत माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो शुद्ध ब्याज होगा। तो शुद्ध ब्याज इस तरीके से पूंजी के उपयोग के लिए शुद्ध भुगतान होगा। अब देख लेते हैं सकल ब्याज। तो सकल ब्याज क्या होता है? ब्रिक्स और जॉर्डन के अनुसार सकल ब्याज लेनदारों द्वारा ऋणदाताओं को किया गया भुगतान सकल ब्याज या समग्र ब्याज कहलाता है। तो ये नॉर्मल केस होता है जब कोई आदमी उधार ले रहा है तो वो जिनसे उधार ले रहा है उनको बदले में जो पैसा ब्याज के रूप में दे रहा है टोटल रूप में, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? सकल ब्याज कहलाता है। और जो सकल ब्याज होता है उसमें पूंजीगत ऋण के लिए भुगतान, जोखिमों के लिए भी भुगतान, निवेश की असुविधाओं के लिए भुगतान और काम और निवेश को देखना, निवेश के अवसर ढूंढना, निवेश आदि की चिंताएं शामिल हैं। तो जो सकल ब्याज का भुगतान होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है जो अपन ने पहले पढ़ी हैं। तो इसमें क्या होता है कि शुद्ध ब्याज तो आएगा ही आएगा, यानी कि पूंजी का उत्पादकता की वृद्धि के कारण जो ब्याज मिलना चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इसमें जोखिम का भुगतान भी किया जाएगा। जोखिम व्यक्तिगत जोखिम और व्यावसायिक जोखिम दोनों हो सकते हैं। व्यक्तिगत जोखिम का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति ने पैसा उधार लिया और वो लेके गायब हो गया, वापस पैसा मिल ही नहीं रहा है, उसका डूबत खाते में चला गया वो पैसा। दूसरा व्यावसायिक जोखिम से मतलब है कि आपने किसी बिजनेस को उधार दिया और वो बिजनेस डूब गया, अब वो पैसा देने की स्थिति में ही नहीं है, तो ये व्यावसायिक जोखिम हो गया। तो ये दोनों तरह की स्थितियाँ होती हैं जिसमें उसको जोखिम वहन करना होता है और उस जोखिम के बदले में उसको जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो भी इसमें शामिल होगा सकल ब्याज में। तीसरा है असुविधा के लिए भुगतान। तो जो आपने बचत करी है उसमें जो आपको असुविधा हो रही है, निवेश के अंदर जो असुविधा हो रही है उसके लिए जो भुगतान आपको मिलना चाहिए वो भी इसमें शामिल रहेगा सकल ब्याज में। और साख प्रबंधन की लागत, यानी कि उधार लेन देन की जो आपने मैनेजमेंट का खर्चा किया है। मान लीजिए कोई बड़ा व्यवसायी है या बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंक में जैसे आप देखते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, बिजली और बहुत सारी खर्चे वहाँ पे होते हैं। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपको प्रबंधन की लागत भी ब्याज में जोड़नी पड़ती है। तो ये एक देख सकते हैं बैंक जो ब्याज लेता है अपने से उसमें शुद्ध ब्याज भी शामिल होता है, जोखिम का भुगतान भी शामिल होता है, असुविधा का भुगतान भी शामिल होता है और प्रबंधन की लागत भी शामिल होती है। और ये सब चारों आइटम मिलकर के क्या बनाते हैं? सकल ब्याज बनाते हैं। अब देखें अगर सकल ब्याज के तत्व, तो ये इसमें एक और चीज़ वैसे होती है कि मुद्रा का जो मूल्य गिरता है वो भी सकल ब्याज में शामिल हो जाता है। तो वो भी इसमें आगे का जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा उसमें वो भी शामिल है। तो सकल ब्याज जैसा हमने पहले देखा है, उधार लेने वाले द्वारा पूंजीपति को उधार ली गई पूंजी की कीमत के रूप में भुगतान की गई वास्तविक राशि को सकल ब्याज कहा जाता है। कि कोई भी पैसा आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया तो उसके बदले में मूल राशि के अलावा जो पैसा आप
शामिल में या टोटल रूप में दे रहे हैं वो कहलाएगा सकल ब्याज। सकल ब्याज में शुद्ध ब्याज के अलावा निम्न तत्व शामिल होते हैं। तो जो पहला अपन देखते हैं जोखिम के लिए भुगतान या मुआवजा। तो हम ऋणदाता को हमेशा जोखिम उठाना पड़ता है, ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है कि जोखिम पर ऋण नहीं चुकाया जा सकता है कि जिसने पैसा लिया है वो उधार लेके गायब हो जाए, वापस ही नहीं दे। इसके अलावा उधार लेने वाले उस समय ऋण लेता है जब उसकी आवश्यकता अत्यावश्यक होती है, जबकि वह इसे वापस करता है तो संभव है कि ऋणदाता के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं हो। तो यानी कि जब पैसा उधार लिया गया था उस टाइम में परिस्थितियाँ अलग थी, जब वापस लौटाया जा रहा है तब परिस्थितियाँ अलग हैं। तो उसकी तीव्रता जो है आवश्यकता की वो भी अलग अलग होती है। तो यह संभव है कि समय ऋणदाता के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं हो, तो उस टाइम में मान लीजिए उसको ज़रूरत ही नहीं है, जिसने पैसे उधार दिए उसको ज़रूरत थी तब पैसा मिला नहीं। तो इसका मतलब पैसे का महत्व अलग अलग समय अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा इस जोखिम को कवर करने के लिए ऋणदाता शुद्ध ब्याज के अलावा अधिक शुल्क लेता है। इस प्रकार जब पर्याप्त प्रतिपूर्ति या जमानत के बिना ऋण दिए जाते हैं तो वे जोखिम के उच्च तत्वों को शामिल करते हैं, इसलिए ब्याज की उच्च दर वसूल की जाती है। तो इसका एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जब जोखिम ज़्यादा होता है तो ब्याज की दर भी ज़्यादा होती है। तो गाँव में आप देखते होंगे बिना किसी जमानत के जब लोन उधार दिया जाता है तो उसमें ब्याज की दर ज़्यादा ली जाती है। 5 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये, 4 रुपये सैकड़ा तक लिया जाता है। तो जिसका कोई अच्छा रेपुटेशन नहीं होता गांव में, उसको जो उधार दिया जाता है वो बहुत हाई रेट पे उधार दिया जाता है। इसी के साथ में दूसरा है असुविधा के लिए भी मुआवजा। जब कोई राशि उधार देता है तो उसे उस अवधि तक असुविधाएँ झेलनी पड़ती है। आपने पैसा उधार दे दिया तो वापस आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते जब तक ये राशि वापस नहीं लौटाई जाती है। यानी कि एक ऋणदाता केवल अपनी बचत से ही उधार देता है, अर्थात वह उसकी आय के उपभोग को सीमित करता है, जिससे जाहिर तौर पर कुछ असुविधाएं शामिल होती है जिनकी भरपाई उसको की जानी चाहिए। तो आपने पैसा किसी को उधार दिया तो उस पैसे को आप उस टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने उस पैसे को बचाने के लिए अपने उपभोग में कटौती की होगी, जब भी आप बचा पाए। तो इसका मतलब दोनों स्थितियों में आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा है। इस असुविधा के लिए आपको पैसा मिलना चाहिए। तो इसी तरह की असुविधा यह है कि ऋणदाता अपने मुद्रा वापस पाने में सक्षम नहीं हो सकता है जब उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कि जब आपने पैसा किसी को उधार दे रखा है लेकिन आपको आवश्यकता है उस पैसे की, लेकिन आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो आपको कष्ट होगा, असुविधा होगी। इसलिए इस तरह की असुविधा की भरपाई के लिए भुगतान ऋणदाता द्वारा वसूल किया जाता है। इस तरह ऋणदाता को होने वाली असुविधा की मात्रा जितनी अधिक होगी ब्याज की दर उतनी ही अधिक होगी। यानी कि असुविधा अगर ज़्यादा हो रही है तो उसमें ब्याज की दर भी ऊंची वसूल की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्रेडिट प्रबंधन की लागत या प्रबंधन सेवाओं के लिए भुगतान। तो ये भी अपन डिटेल में देख चुके हैं कि पूंजीगत फंड के लिए ऋणदाता को क्रेडिट प्रबंधन में पैसा और ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो जैसे ही कोई उधार लेन देन का काम करता है, बड़ा सेठ है या कोई बड़ा व्यापारी है, तो उसको सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए एक आदमी भी रखना पड़ सकता है, बही खाते, कंप्यूटर वगैरह रखने पड़ सकते हैं। तो इसलिए उनको ऊपर जो खर्चा होगा वो भी उसको उधार लेने वाले से ही वसूल करना होता है। उदाहरण के लिए ऋण कारोबार में कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। तो ये बात करें आप, अगर कोई रजिस्टर्ड मनी लेंडर है या उधार देने वाला व्यक्ति है तो उसको बहुत सारे चीज़ों का मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसको सरकार से मान्यता लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, वहाँ पे भी स्टाम्प शुल्क वगैरह कई तरह की फ़ीस जमा होती है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है। इसके अलावा खातों का समुचित संचालन करना पड़ता है कि अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, स्टाफ भी रखना पड़ता है। बैंकों में आप देखते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सभी प्रकार की प्रबंधन सेवाओं के लिए उधार लेने वाले द्वारा ऋणदाता को इनाम दिया जाना चाहिए। इसलिए सकल ब्याज में प्रबंधन व्यय से शामिल भुगतान भी उसमें शामिल होते हैं। तो जो भी खर्चा मैनेजमेंट पे होता है, जो प्रचालन पे जो लागतें आती हैं संचालित करने में बिजनेस को, जो भी उधार लेन देन का बिजनेस है जैसे कि बैंकिंग सेवाएं, तो उसमें जो कुछ खर्चा आता है स्टाफ पर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंप्यूटर और बाकी मशीनरी, फर्नीचर या उसके बिजली पानी, जो भी खर्चा वहाँ पे हो रहा है, उन सब का लागत भी किसके द्वारा वसूल किया जाता है? उधार लेने वाले लोगों से। नेक्स्ट है मुद्रा के बदलते मूल्य के लिए मुआवजा। अब मुद्रा के बदलते मूल्य के लिए मुआवजा जो है वो भी इसी सकल ब्याज में शामिल होता है। यानी कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और इससे ऋणदाता को हानि होती है। यानी कि मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने पैसा आपको 100 रुपये उधार दिया, तो उस टाइम में 100 रुपये का जो मूल्य था, जो वैल्यू थी, उसमें जितना सामान खरीदा जा सकता था, वो आज 10 साल बाद में
100 रुपये से उतना सामान नहीं खरीदा जा सकता। तो इसका मतलब 100 रुपये का जो मूल्य है वो पहले की तुलना में कम हो गया है, कीमतें बढ़ गई है। तो जब भी मुद्रास्फीति होती है तो कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में जब उसने पैसा उधार लिया था तो उसका मूल्य उसका ज़्यादा रुपए वाला मूल्य में रुपए का मूल्य उस टाइम ज़्यादा था, और आज जब वो वापस लौटा रहा है तो उसका मूल्य कम हो गया है। तो मुद्रा के मूल्य में इस गिरावट की भी क्षतिपूर्ति वो उधार लेने वाला जो है उसको देगा, उधार देने वाले को। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए भी ऋणदाता द्वारा उच्च ब्याज दर की मांग की जाती है, यानी कि उच्च ब्याज दर वसूल की जाती है। तो जो सकल ब्याज है उसमें इस तरह से ये 5 चीज़ें शामिल हो गई। पहला शुद्ध ब्याज, दूसरा जोखिम के लिए भुगतान, तीसरा प्रबंधन सेवाओं के लिए भुगतान, और चौथा है मुद्रा के बदलते मूल्य के लिए मुआवजा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। इसमें असुविधा की लागत भी आप जोड़ के रखें, वो इसमें मैंने ऊपर वाले में था, इसमें हटा दिया था, तो ये आप उसको भी इसमें शामिल रखें। तो यहाँ आप इसको अच्छे से डिटेल से देख लें। आर्थिक संतुलन में पूंजी की मांग और आपूर्ति ब्याज की सूद दर को निर्धारित करती है। अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो कैसे निर्धारित होती है कि पूंजी की मांग कितनी है और पूंजी की आपूर्ति कितनी है। जैसे वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते हैं तो ब्याज दर क्या है कि पूंजी की कीमत है, इसलिए उसका निर्धारण भी पूंजी की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन व्यवहार में अगर सकल ब्याज दर वसूल की जाती है तो जो शुद्ध ब्याज दर है वो तो निर्धारित होती है मांग और आपूर्ति की शक्तियों से, लेकिन व्यवहार में जो वसूल की जाती है वो होती है सकल ब्याज दर, जिसमें कि शुद्ध ब्याज दर के अलावा और भी सारी चीज़ों के लिए पेमेंट शामिल होता है। सकल ब्याज दरें अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय पर और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मामलों में अलग अलग होती है। तो जो सकल ब्याज की दर होती है वो हर मामले में अलग होगी, अलग अलग व्यक्तियों के लिए भी अलग अलग दरें होंगी। जो अच्छा पैसे वाला है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, उसको कम ब्याज पर पैसा मिल जाएगा, और जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है उसको ज़्यादा ब्याज पे पैसा मिलेगा। इसी तरह से समय पे भी डिपेंड करेगा कि जब मंदी का दौर होता है तो कम ब्याज दरें होती हैं, और तेज़ी का दौर होता है तो वहाँ ब्याज दरें ऊंची होती हैं। इसके अलावा उद्योग धंधों पर भी डिपेंड करता है कि कृषि में अलग दरें होंगी, उद्योगों में अलग दरें होंगी, व्यापार में अलग दरें होंगी ब्याज की। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि इसके अलावा जगह पे भी फ़र्क पड़ता है कि आप बड़े शहर में हैं या छोटे गाँव में हैं। छोटे गांव में ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं प्राइवेट लेंडर्स की या निजी जो उधार देने वाले हैं उनकी, जबकि जो सरकारी सिस्टम वाले जो बैंक्स होते हैं, सरकारी बैंक्स होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, उनमें ब्याज दरें कम होती हैं। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट या सकल ब्याज के जो तत्व हैं उनमें आप पहला नेट इंटरेस्ट हो गया, शुद्ध ब्याज, दूसरा इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, यानी कि आपका जोखिम के प्रति जो भुगतान होता है वो, और जोखिम 2 तरीके का हो सकता है, बिजनेस रिस्क और पर्सनल रिस्क। और इसी तरह से रिवार्ड फॉर इनकन्वीनियंस और असुविधा के लिए भी भुगतान शामिल हो गया, एक्सपेंस और मैनेजमेंट सर्विसेज और प्रबंधन सेवाओं की लागत भी इसमें आ गई। और एक और चीज़ जो मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है उसका भी इसमें प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति शामिल हो जाता है। एक और